नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान अध्याय 9 को देखेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे परिवार और समुदाय। परिवार और समुदाय क्या होते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में। इस अध्याय को शुरू करने से पहले रोज की तरह आइए हम लोग एक कथन पढ़ते हैं। कथन है, प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल हैं। ये कथन है तिरुवल्लुवर का। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को, पहला प्रश्न है, परिवार की इकाई क्यों महत्वपूर्ण है। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर परिवार की जो इकाई होती है, परिवार जो होता है, वो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा है, समुदाय क्या है और इसकी क्या भूमिका है, और समुदाय क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे और इसकी भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं परिवार से। आखिर परिवार होता क्या है। हम सभी अधिकांशतः एक परिवार में रहते हैं। परिवार किसी भी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। आज भारतीय समाज में कई प्रकार के परिवार हैं। संयुक्त परिवार से लेकर एकल परिवार तक। संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन तथा चचेरे भाई और बहन। परिवार क्या है। अगर आम भाषा में हम लोग बोलें तो परिवार कुछ लोगों का समूह है, कुछ व्यक्तियों का समूह है, जिसमें रिश्तों का नाम अगर कहा जाए तो दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, इन सारे लोगों का एक समूह होता है जिसे परिवार कहते हैं। कुछ लोगों के समूह को परिवार कहते हैं। और परिवार जो है वो समाज का सबसे मूलभूत इकाई होता है, और ये सबसे प्राचीन भी है, सबसे पुराना एक तरह से कहिए समूह है जिसे हम परिवार कहते हैं। परिवार को यहाँ दो प्रकार से बताया गया है। पहला होता है संयुक्त परिवार और दूसरा होता है एकल परिवार। संयुक्त परिवार में अगर कहा जाए तो इसमें बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, चचेरे भाई और बहन, सब मिलकर जो समूह होता है उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि एकल परिवार क्या होता है। दूसरी ओर एकल परिवार में एक दंपति और उनकी संतान होती है तथा कई बार यह अकेले माता या पिता और उनके बच्चों तक सीमित होता है। और जो एकल परिवार होता है वो एक दंपति और उनकी संतान, मतलब माता पिता और जो उनके बच्चे होते हैं वही होते हैं, और कई बार यह माता पिता या उनके बच्चों तक ही सीमित होता है। इसे हम लोग कहते हैं एकल परिवार। अंग्रेजी भाषा में पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत अधिक शब्द नहीं है। इनमें से कुछ शब्द हमने प्रथम अनुच्छेद में देखे। भारतीय भाषाओं में इनके अनेक नाम हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी और अन्य बहुत सारे संबोधन हैं। कुछ भाषाओं में जैसे तमिल में बड़े भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन के लिए भी अलग अलग शब्द हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय भाषा में कजिन के लिए कौन सा शब्द है। अधिकांश भारतीय भाषाओं में आपको ऐसा कोई एक शब्द नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कजिन का अर्थ केवल भाई और बहन होता है। इसलिए इससे परिवार में सभी बच्चों के लिए बीच गहरे संबंध का पता चलता है। यहाँ पे कहा गया कि अंग्रेजी भाषा में ज्यादा शब्द नहीं है संबंधों के लिए, लेकिन हमारे भारतीय भाषा हिंदी भाषा में अनेक नाम है। जैसा कि हमने देखा, बुआ, ताई, ताऊ, चाचा, मौसी, नाना, नानी और अन्य बहुत सारे संबोधन है हमारे हिंदी भाषा में। और कुछ भाषा ऐसी है जैसे कि तमिल हो गया। तमिल में बड़े भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। बड़े भाई के लिए अलग शब्द और छोटे भाई के लिए अलग शब्द। और इस तरह के जो शब्द हैं हमारे हिंदी और भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवारों के लिए संबोधन में, तो इससे हमको पता चलता है कि
खास रिश्तों के लिए खास शब्द, मतलब कितने गहरे रिश्ते होते हैं हमारे परिवार में। आइए देखते हैं परिवार के भूमिका और दायित्व के बारे में। क्या होता है परिवार की भूमिकाएं एवं दायित्व? परिवार के सदस्यों के बीच संबंध आपसी प्रेम, देखभाल, सहयोग और आत्मनिर्भरता पर आधारित होते हैं। सहयोग का अर्थ एक साथ काम करना। परिवार के प्रत्येक सदस्य की अन्य सदस्यों के प्रति एक भूमिका और दायित्व होता है। उदाहरण के लिए माता पिता अपने बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, किंतु जब बच्चे बड़े होते हैं तो वह परिवार के अन्य सदस्यों, चाहे माता पिता हों या भाई बहन आदि, की सहायता के लिए और अधिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। दैनिक अभ्यास के बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। अनेक घरों में बच्चे परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई गई परंपराओं तथा प्रथाओं को भी सीखते हैं। यहाँ कहा गया कि एक जो परिवार होती है उसकी भूमिकाएं और दायित्व क्या। एक परिवार में जो सदस्य होते हैं उसके बीच बहुत गहरे संबंध होते हैं, और ये संबंध जो होता है उसका आधार होता है प्रेम, देखभाल, सहयोग और अंतर्निर्भरता। परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, प्रेम भाव से रखते हैं, एक दूसरे का देखभाल करते हैं और एक दूसरे पर अंतर्निर्भर रहते हैं, तब जाकर एक परिवार बनता है। यहाँ पर सहयोग का जो अर्थ होता है वो होता है एक साथ मिलकर काम करना। परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये अधिकतर आप गाँव में देखते होंगे। जो एक परिवार होता है वो एक दूसरे के बीच कितना उसका संबंध गहरा होता है, प्रेम और देखभाल, सहयोग, अंतर्निर्भरता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है गांव के परिवारों में। और परिवार जो होते हैं उसके जो प्रत्येक सदस्य होते हैं, सभी सदस्य होते हैं, उसका कुछ भूमिका होता है परिवार के प्रति। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि माता पिता का भूमिका क्या होता है। जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को खुशहाल व्यक्ति बनाना चाहते हैं और समाज के लिए जिम्मेदार सदस्य बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो जिम्मेदार रहते हैं। उत्तरदायी उनका होता है कि हम अपने बच्चों को समाज का एक जिम्मेदार पर्सन, एक जिम्मेदार व्यक्ति कैसे बनाएं, जो समाज के लिए कुछ कर सके और वो खुशहाल व्यक्ति कैसे रह सके। इन सारी चीजों को उनके माता पिता ध्यान देते हैं अपने बच्चों के प्रति। और जो वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो फिर आगे चलकर अपने परिवार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अपने परिवार के सदस्यों, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, उनके सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बहुत अधिक दायित्वों का निर्वहन भी करते हैं वो अपने परिवार के लिए, यानी कि अपने माता पिता और भाई बहन के लिए। जिस तरह उसके माता पिता उनको पालकर, उनका पोषण करके उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाया, जिम्मेदार सामाजिक व्यक्ति बनाया, उसको खुशहाल रखा, उसी प्रकार बच्चे भी दायित्व को निभाते हुए अपने माता पिता का भी ख्याल रखते हैं। दैनिक अभ्यास से बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। अनेक घरों में बच्चे परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई गई परंपराओं तथा प्रथाओं को सीखते हैं। और एक परिवार में जो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा होते हैं उसको निभाने के लिए माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, और दैनिक अभ्यास होती है एक तरह का। इस दैनिक अभ्यास से जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति भागीदार कैसे हों ये करना सीखते हैं। ये कैसे सीखते हैं? परंपराओं और प्रथा जो होते हैं उसको निभाते निभाते सभी घरों के बच्चे, और ये चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है। परंपरा और संस्कृति के जितने भी प्रथा और दायित्व होते हैं उसको निभाते निभाते लोग एक भागीदारी करना सीख जाते हैं, और ये समाज के लिए अच्छा संकेत होता है। अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। परिवार एक विद्यालय भी है जहां बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसके सदस्य अपनी जरूरतों को त्याग देते हैं। आइए ऐसी ही एक कहानी पढ़ते हैं। हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसमें धर्म और कर्तव्य जो होते हैं उसका पालन करना हमारी जो संस्कृति वो सिखाती है। और एक जो परिवार होता है
वो एक तरह का विद्यालय होता है, विद्यालय के रूप में, जहाँ के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा से अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण जो बहुत जरूरी मूल्य होते हैं उसको सीखते हैं। और इन मूल्यों के कारण परिवार के किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो इस परिवार के सदस्य होते हैं वो अपनी खुद के ज़रूरतों को, खुद के ज़रूरत में जो चीज़ें होती है उसको त्याग देते हैं और परिवार के भलाई के लिए आगे आते हैं। ये सारी मूल्य जो है सो एक परिवार में सीखता है, चूँकि परिवार एक विद्यालय की तरह भी होता है। आइए इस कहानी को देखते हैं। शालिनी केरल के एक नगर में अपने परिवार के साथ रहती है। शालिनी है कोई जो केरल में एक नगर में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पिता एक छोटा सा व्यापार करते हैं और उसकी माँ पास में स्थित एक विद्यालय में अध्यापिका हैं। शालिनी के जो पिता हैं वो व्यापार करते हैं और उसकी माँ अध्यापिका यानी कि टीचर है। शालिनी का एक छोटा भाई है, उसका भाई भी है, उसकी दादी अचम्मा, अचम्मा यानी पिता की माँ, चितप्पा पिता के भाई या चाचा और चीती चाचा या चाची की पत्नी साथ में रहती है। चिन्नी उनकी एक बेटी है जो शालिनी की चचेरी बहन है। शालिनी के चाचा की नौकरी कुछ दिन पहले छूट गई और उसकी चाची एक गृहिणी है। पूरा परिवार ओणम के त्योहार की तैयारी में जुटा था। अचम्मा ने शालिनी के पिता से कहा कि तुम्हारा भाई आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसलिए वह त्योहार पर नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। जब शालिनी के माता पिता उसे और उसके भाई को खरीदारी के लिए लेकर गए तो वे न केवल अपने बल्कि चितप्पा, चित्ती और चीनी के लिए भी कपड़े लाए। इसका परिणाम यह हुआ कि शालिनी को अपनी उम्मीद के अनुसार रेशमी कपड़े नहीं बल्कि सादे सूती कपड़े मिले। अचम्मा ने शालिनी को समझाया कि परिवार में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनके पास जो कुछ भी है उसे आपस में साझा करते हैं। यह जानकर शालिनी को अब अपने मनपसंद कपड़े न मिलने के लिए बुरा नहीं लगा। उसे इस बात की खुशी थी कि सभी सदस्यों को नए कपड़े मिले। इस कहानी का सार यह है कि परिवार के जो लोग हैं एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए अपनी खुशियों को किस तरह त्याग देते हैं और उस संतोष के भाव से जो कुछ भी उस परिवार में है उसको आपस में बांटकर, आपस में सब खुशी से त्योहार हो या कुछ भी सार्वजनिक पर्व हो उसको खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे को त्याग कर और एक दूसरे का सहयोग करके। यह कहानी तो केरल की है। आइए अब सुदूर पूर्वोत्तर मेघालय के एक गांव की और चलें। अब मेघालय की एक गांव की एक कहानी इसमें दिया गया है, चलिए सुनते हैं, देखते हैं। मेरा नाम तेंजिंग है। मुझे उन पहाड़ों से प्यार है जहां मैं रहता हूं, यद्यपि कभी कभी वहां जीवन कठिन हो जाता है। मेरे पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। मेरी माँ एक स्थानीय हस्तशिल्प सहकारी संगठन जहां पर्यटकों के लिए बिक्री हेतु सुंदर पारंपरिक कपड़े, लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं में कार्यरत हैं, जिसके कारण मेरे पिताजी ने घर की सफाई, सब्जियों के बगीचे की देखभाल और घर के अन्य कामों में हाथ बटाना शुरू किया। कभी कभी वह हम सबके लिए भोजन पकाने में भी मेरी दादी की सहायता करते हैं। दादी के पास हमेशा मुझे सुनाने के लिए रोचक कहानियां होती हैं जिनमें हंसी मजाक और समझदारी की बातें होती है। लोगों को उनसे बेहतर तरीके से समझने वाला शायद कोई और नहीं हो सकता। मेरे दादा पढ़ाई में मेरी सहायता करते हैं और मुझे स्कूल बस स्टॉप पर ले जाते हैं। वे हमारी कॉलोनी सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं और अन्य लोगों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार जब हमारे क्षेत्र में बिजली चली गई थी तब वह पास में स्थित कार्यालय में गए और वहां शिकायत दर्ज कराई। तूफान आने पर हमारे पास के घर को नुकसान हुआ तो उन्होंने आसपास के सब परिवारों से धनराशि एकत्रित की और मरम्मत कराने के लिए उन्हें दी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पिता
माता भोजन और कपड़े जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करते हैं। जब किसी विशेष खर्च की बात आती है तो मैंने अधिकांशतः देखा है कि वे आपस में चर्चा करते हैं। माँ कहती है कि हमें भविष्य में अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ पैसों की बचत अवश्य करनी चाहिए। तेंजिंग के इस कहानी से पता चलता है कि एक परिवार में आपसी सहयोग किस प्रकार से होती है। आपसी सहयोग मतलब कि जैसे यहाँ पे सहयोग की कुछ बातें की गई है। पिताजी घर के काम में हाथ बटाती है, दादा की अपने माँ की, और पिताजी समाज के लिए भी कुछ काम करती है। जिस तरह से एक तूफान में बिजली चली गई तो उसके लिए उनके पिता ने पत्र लिखा और समाज का एक कार्य किया। मतलब कि आपसी सहयोग, मदद कार्य के रूप में जो किया जाता है, उसी के बारे में इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। एक परिवार में किस प्रकार से आपसी सहयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं समुदाय क्या होता है। समुदाय परिवार न केवल अपने अंदर बल्कि परिवारों से और आसपास के लोगों से भी जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े लोगों के इस समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय कहते हैं परिवार के समूह को। परिवार जो होता है केवल अपने परिवार से ही नहीं जुड़ा होता है बल्कि आसपास के और भी परिवारों से जुड़ा होता है, और बहुत सारे परिवार मिलकर जुड़कर एक समूह का निर्माण करते हैं, और उसी समूह को हम लोग समुदाय कहते हैं। विभिन्न संदर्भों में समुदाय के अन्य अर्थ भी होते हैं। समुदाय के सदस्य विभिन्न कारणों के से एक साथ आते हैं, जैसे कि त्योहार मनाने और मेले, विवाह तथा अन्य अवसरों के आयोजन पर। कुछ गांवों में लोग फसल कटाई, बुआई के लिए भूमि तैयार करने जैसे कृषि कार्यों में एक दूसरे को सहायता देने के लिए भी एक साथ आते हैं। समय बीतने के साथ समुदाय प्राकृतिक संपदा और पानी, चारागाहों तथा वन उत्पाद जैसे संसाधनों के साझा उपयोग पर सहमत हुए। यह अनेक जनजातीय समुदायों तथा कुछ ग्राम समुदायों में देखा गया है। आज के ग्रामीण भारत के ग्राम समुदायों में भी कुछ सीमा तक इसे देखा जा सकता है। इस तरह के अभ्यास, जिन्हें अलिखित नियम कह सकते हैं, इससे समुदायों का संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान होती है। परंतु इसका यह अर्थ भी है कि समुदाय के अंदर सभी परिवारों तथा व्यक्तियों के विशिष्ट कर्तव्य हैं, अन्यथा समुदाय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता। इसमें कहा गया कि समुदाय का जो अर्थ होता है वो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग चीज होता है, अलग हो सकता है। समुदाय बहुत सारे कामों को करता है, जैसे कि प्राकृतिक संपदा और पानी, चारागाहों तथा वन उत्पाद जैसे संसाधनों के साझा उपयोग पर सहमत होना। जितने भी प्राकृतिक संपदा है, जैसे कि पानी, चारागाह, वन उत्पादन और बहुत सारे संसाधनों का साझा से उपयोग हो, एक पूरे समुदाय में इसका उपयोग किस प्रकार होगा, इसमें सहमति बनाते हैं लोग। एक समुदाय इसमें सहमति बनाता है, और बहुत सारे कार्य जो एक सामुदायिक तौर पर की जाती है वो किया जाता है। विगत वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के झाबुआ कस्बे के आसपास के क्षेत्र विकट जल संकट का सामना कर रहे हैं। संकट के समय किसी व्यक्ति या परिवार को समर्थन देने के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रथा हलमा का पालन करते हुए भील समुदाय ने सैकड़ों गांवों में हजारों पेड़ लगाने का निर्णय लिया। भील ने बारिश के पानी को सुरक्षित करने के लिए अनेक तालाब भी खोदे और वर्षा जल संचय की अनेक संरचनाएं बनाई। उन्हें इस काम के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिला, बल्कि समुदाय और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में उन्होंने यह कार्य किया। इस हलमा परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना। 2019 में शिवगंगा आंदोलन के महेश शर्मा को भील समुदाय के लिए किए गए परिवर्तनकारी कार्य हेतु पद्मश्री सम्मानित किया गया है। समुदाय का विभिन्न संदर्भ अगर कहा जाए तो यहाँ पे एक भील समुदाय है। भील एक जनजाति है, और भील जनजाति को पूरे जनजाति एक परिवार की तरह है। इसको एक समुदाय हम लोग कह सकते हैं दूसरे संदर्भ में। और अलग अलग समुदाय जो होते हैं अलग अलग प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए हमेशा कोई ना कोई कदम उठाते रहते हैं। इसमें हलमा एक प्रकार का जो कदम था, जिसमें गाँव में सैकड़ों पेड़ लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसे इसमें हलमा कहा गया है, उस चीज का जिक्र है। और इस कारण यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम महेश शर्मा है, जिन्हें 2019 में भील समुदाय के लिए किए गए परिवर्तनकारी कार्यों हेतु पद्मश्री अवार्ड मिला था। भील समुदाय के लिए जो इन्होंने कार्य किया था उसके लिए पद्मश्री अवार्ड मिला था।
इसी प्रकार चेन्नई में 2015 के दौरान आई बाढ़ के समय सड़कें मानो नदियां बन गई और लोग आने जाने में असमर्थ हो गए। लगभग सभी दुकानें बंद हो गई थी और सेवाएं बाधित हुई। अनेक निजी समूहों, विशेष रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक संगठनों ने बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया तथा अभावग्रस्त लोगों के बीच बांटा। और जब चेन्नई में 2015 में बाढ़ आई थी तो पूरी तरह से सड़कें पानी की वजह से जाम हो गई थी। सड़कें ऐसी लग रही थी जैसे नदियां बह रही हो। आने जाने में लोग समर्थ नहीं थे। दुकानें बंद हो गई थी, सेवाएं सारी बाधित हो गई थी। और ऐसे में बहुत सारे निजी समूह थे जो वहीं चेन्नई में, जिन्होंने विशेष रूप से वो समूह जो आध्यात्मिक समूह थे और धार्मिक संगठन थे, एक तरह से इन्हें भी समुदाय कहा जा सकता है। उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन तैयार करके और अभावग्रस्त लोगों को के बीच बांटा और मदद किया। इसी प्रकार अनेक उदाहरण हैं जब लोग बिना किसी लाभ की उम्मीद के समुदाय के लिए हित के लिए एक साथ मिलकर आगे आए। क्या आपने ऐसी कई घटना विषय में सुना है? मतलब समुदाय हमारे समाज के लिए कितनी जरूरी है, जो अपना हित को ना सोचकर समाज के हित के लिए बिना स्वार्थ के आगे आकर समाज के लिए काम करते हैं या अपने समुदाय के लिए वो लोग मदद करते हैं। इस तरह से हमारे समाज के लिए समुदाय कितना महत्वपूर्ण है, ये चीज इसमें बताया गया है। वास्तविक जीवन की उपरोक्त कहानियों में से एक ग्रामीण संदर्भ का दृष्टांत दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी समुदाय होते हैं, यद्यपि यह कुछ अलग तरीके से कार्य करते हैं। आइए वास्तविक जीवन की एक कहानी का उदाहरण देखें। वास्तविक जीवन की उपरोक्त कहानियों में से एक ग्रामीण संदर्भ का दृष्टांत दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में समुदाय होते हैं, यद्यपि यह कुछ अलग तरीके, और शहरी क्षेत्र में जो समुदाय होते हैं वो थोड़ा अलग तरह का होता है। 20 साल से अधिक समय पहले अहमदाबाद, गुजरात के एक क्षेत्र में छोटी सी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक कमल परमार ने देखा कि सड़क पर वंचित बच्चों का एक समूह है। इनमें से कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, जबकि अन्य तो कभी विद्यालय गए ही नहीं थे। 20 साल पहले की बात है, अहमदाबाद, गुजरात की, जहां पे एक छोटा सा ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप था। उनके मालिक थे कमल परमार। उन्होंने देखा कि सड़क पर वंचित बच्चों का एक समूह है जिसने पढ़ाई छोड़ दी है, और कई ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय कभी गए ही नहीं थे। कमल ने अपने नियमित काम के बाद उन्हें हर दिन 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक पढ़ाना शुरू किया। और उन्होंने जो कमल परमार थे, उन्होंने 5:30 से 9:30 बजे रात तक पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को रात में मुफ्त भोजन भी कराया। जल्दी ही उनकी शिक्षा 150 बच्चे नियमित रूप से आने लगे और पढ़ाई में उनकी बहुत रुचि भी थी। और बहुत ऐसे बच्चे थे जो निर्धन बच्चे और वंचित बच्चे थे, उनकी संख्या 150 से ऊपर हो गई जिनको ये पढ़ाने लगे थे। एक स्थानीय विद्यालय के कुछ अध्यापकों ने इन कक्षाओं के बारे में सुना और उन्होंने भी वहां पढ़ाना शुरू किया। उनमें से एक ने बताया, इन बच्चों के पास बैठने के लिए समुचित बेंच नहीं है, कक्षाओं में पूरी तरह शांति नहीं है और गुजरते हुए वाहनों की काफी शोर करते हैं। फिर भी वे अध्यापकों की बातों पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। इसने मेरा मन छू लिया। मुझे उनसे जो स्नेह और लगाव मिला वह अविश्वसनीय है। नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले कुछ बड़े बच्चों ने भी कमल की कक्षाओं में स्वेच्छा से पढ़ाना शुरू कर दिया। इनमें से एक ने बताया, हम वहां पढ़ाने गए थे किंतु हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। और जब कमल परमार पढ़ाने लगे तो अगल बगल के कुछ विद्यालय ऐसे थे जिनके शिक्षक भी वहां आके और फ्री में पढ़ाने लगे, निःशुल्क। और वो शिक्षक कहते हैं कि हम वहां स्वेच्छा से पढ़ाते हैं। और वहां पढ़ाते वक्त, वहां हम लोग तो पढ़ाने गए थे लेकिन वहां जाकर हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। कमल परमार से बहुत कुछ सीखा उन शिक्षकों ने जो वहां पढ़ाने जाया करते थे। पिछले 30 या 40 वर्षों में नए प्रकार के समुदाय उभरे हैं। अनेक नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियां ऐसे समुदायों के उदाहरण हैं जो अपने नियम और व्यवस्था बनाते हैं। यह नियम अपशिष्ट प्रबंधन, सामान्य क्षेत्रों की सफाई, पालतू पशुओं की देखभाल और अन्य चीजों को लेकर हो सकते हैं। इन समुदायों में रहने वाले लोग इन नियमों और कानूनों के निर्माण में भागीदार होते हैं। पिछले 30 और 40 वर्षों में यह देखा गया है कि बहुत सारे नए प्रकार के समुदाय उभरे हैं। जैसे नगरीय जो क्षेत्र होते हैं, वहां जो आवासीय रहते हैं, जो लोग रहते हैं
आवासीय क्षेत्र जो होती है, वहाँ की आवासीय कल्याण समितियां भी हैं जो समुदाय के तौर पर काम करती हैं। उसमें ज़्यादातर वहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं, आवासीय लोग होते हैं, वो अपशिष्ट प्रबंधन, सामान्य क्षेत्रों की उधर क्षेत्रों की सफाई करना, पालतू जो पशु होते हैं उसकी देखभाल करना और अन्य ऐसे चीज होते हैं जो वो लोग करते हैं। और इस तरह की कानून बनाने में, उनके प्रति कानून बनाने में भी वो लोग भागीदारी निभाते हैं। अंततः समुदाय आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए आवासीय कल्याण समितियां किराने की आपूर्ति के लिए व्यापारी समुदाय और कूड़े के निपटान के लिए नगर निगम के कामगारों पर निर्भर होते हैं। हमारे जटिल समाजों में प्रत्येक व्यक्ति कई अन्य व्यक्तियों और समुदायों पर निर्भर होता है, और समुदाय जो होता है वो एक दूसरे पर निर्भर होता है, एक दूसरे व्यक्ति पर और एक दूसरे समुदाय पर आपस में निर्भर होता है, और एक दूसरे के सहयोग से ही वो कुछ काम और समाज के कल्याण के लिए लोग करते रहते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि समुदाय एक लचीली कल्पना है। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, और जो समुदाय है वो एक लचीली संकल्पना है जिसके बहुत सारे उदाहरण हैं। समुदाय मतलब कि बहुत प्रकार के हो सकते हैं। इसमें दिया गया एक जाति या इसके उप विभाजन को भी बहुतायत समुदाय कहा जाता है। किसी एक विशेष जाति या इसके उप विभाजन को भी एक समुदाय कहा जा सकता है। जैसे एक जाति में आगे आपका ऊपर में हमने चर्चा किया था भील जनजाति के बारे में, उस प्रकार की जनजाति जो होती है एक प्रकार की, या उसके उप विभाजन जो होते हैं उसको भी समुदाय कहा जाता है। एक विशेष धर्म, क्षेत्र, सामान्य कार्य या रुचि के लोगों का समूह, विशेष रूप से एक छोटा समूह भी समुदाय कहलाता है। कोई एक धर्म, विशेष धर्म को भी हम लोग समुदाय कह सकते हैं। एक विशेष क्षेत्र के लोगों से मिलकर जो संगठन होता है या समूह होता है उसको भी हम लोग समुदाय कह सकते हैं। या कोई एक विशेष कार्य, एक सामान्य कार्य में रुचि रखने वाले लोग जो होते हैं, जो एक ही प्रकार के काम में रुचि रखते हैं और वो आपस में एक संगठन या समूह बनाते हैं, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं कि समुदाय कह सकते हैं। विशेष रूप से एक छोटा समूह भी समुदाय कहलाता है और एक छोटा समूह भी समुदाय कहला सकता है। उदाहरण के लिए मुंबई का पारसी समुदाय, चेन्नई का सिख समुदाय, अमेरिका का भारतीय समुदाय, केरल का वैज्ञानिक समुदाय, गांव का किसान समुदाय इत्यादि। यह सूची अंतहीन है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो एक छोटा सा भी हो सकता है, जिस तरह का यहाँ पे उदाहरण दिया गया। अपने विद्यालय में आप विभिन्न समुदायों का हिस्सा हो सकते हैं। निसंदेह आप कक्षा के साथ साथ खेल समुदाय, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, विज्ञान या नाट्य समूह आदि का भी हिस्सा हो सकते हैं। ये सारी भी एक तरह की समुदाय ही हैं। यानी कि बताया गया कि समुदाय बहुत प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के एक तरह के काम में रुचि रखने वाले लोग भी समुदाय का निर्माण करते हैं। एक क्रिकेट खेल का जो टीम होता है, बहुत सारे टीम मिलकर जो खिलाड़ी होते हैं, उस तरह से हम कह सकते हैं खिलाड़ियों का समूह एक समुदाय होता है, जिसे हम खिलाड़ी समुदाय भी कह सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग कार्यों, अलग अलग तरह के कार्य को करने वाले लोगों का एक समूह जो होता है उसे हम लोग समुदाय कहते हैं। अब आगे बढ़ने से हम लोग कुछ बिंदुओं को देखते हैं। परिवार मानव समाज का आधार है। जैसा कि हमने पढ़ा, आदर्श रूप में परिवार के सदस्य अपने अनेक कर्तव्यों और कार्यों में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। समुदाय अपेक्षाकृत बड़ी इकाई है। इसका अर्थ यह भी है कि लोग एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करते हैं। समुदाय को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है और समुदाय अनेक प्रकार के होते हैं। तीसरा, अंततः समुदाय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और इसी बिंदुओं के साथ हम आज का क्लास को समाप्त करते हैं। अगला क्लास कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।